मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेदांत के सेकंड चैप्टर पर आते हैं। वेदांत का सेकंड चैप्टर है जूझ। जूझ का वास्तविक अर्थ होता है संघर्ष। जूझ आनंद यादव द्वारा लिखित है, कहानी है। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर कहने की हिम्मत नहीं थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता है कि हड्डी पसली एक कटरेगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। अब खेती में गड्ढे में धकेल रही, खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, चार पैसे हाथ में रहेंगे तो विठोबा अन्य की तरह धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते हैं। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख फेरने का कोलू चलाना होगा। कोलू जरा जल्दी शुरू किया और तो दादा की समझ से ईख अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह इसकी यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोलू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। उसमें नंबर 1 नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत है यदि ईद को कुछ और दिन खेत में खड़ी रहने दिया तो गुड़ जरा ज्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईद से रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, उसके कारण ज्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा निकलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा पुरु सबसे पहले शुरू होता था। इसी कारण इस वर्ष भी शुरू हुआ। हम उससे जल्दी निपट गए, आगे काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे खा रही, मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे, हम दोनों ही थे। इसलिए यह सोचकर कि माँ से बात कहनी चाहिए, मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। मैंने कहा तू ही बता मैं क्या करूं। कहा मैं क्या करूं, पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरफ गुर्राता है। तो ये मालूम है माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। अब मट्ठा के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है। इसलिए कहता हूँ कि दत्ता जी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। आज ही रात तुम क्या चलेंगे, मैं चलूंगा तेरे साथ। तूने सब कुछ समझा कर बता दे, तुम्हें दादा को पूरी तरह से समझा सकेंगे। ठीक है चलेंगे। माँ ने हाथों की, लेकिन नल से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे मालूम था इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के तैयार हो गई। मेरी तड़पन को समझती थी। 7वीं तक पढ़ने की मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ता जी राव देसाई क्या गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ता जी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है और खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा सारे गांव भर आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोड़ दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चढ़ गए और बोले आने दे इसे, मैं सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख। उठते मैंने भी दत्ता जी राव से कहा अब जनवरी का महीना है, परीक्षा नजदीक आ गई। यदि मैं अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में कुछ ऐसा काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार चला गया है। ठीक है अब तुम दोनों अपने घर जाओ।
जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना। उसके पीछे से घड़ी पर बात, तू भी आ जाना रे छोरा। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही है, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जो करना मैं करूंगा। देख उसके सामने तो ये कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। जी नहीं। माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बिता देने पर दादा घर आया, जब मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई की सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों से तेरा मालिक दिखाई, बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना, कुछ काम वाम था। दादा ने रीता से पूछा, मुझे तो बताया नहीं उन्होंने। मैं वो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले, गड़पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा, अब तू जा, कहना जीव ने बुलाया है। अच्छा। मैं पहुंचा तो जीव ने, जीव ने का अर्थ है भोजन करना, भोजन ग्रहण करना। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है, बैठ थोड़ी देर। अभी तो आया मेरे पास। जीव बैठ गया। धीरे धीरे दत्ता जी राव पूछने लगे, कौन सी पढ़ता है रे तू? कि 5वीं में था कि तो अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रे रत्नाप्पा? हाँ जी। तो तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जेरा करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई मट्ठा को देसाई के खेत छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, दवाई और बच्चों को काम में जोड़कर किस तरह खुद गांव भर के खुले साल की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ता जी राम ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, और मन लगाकर पढ़ाई कर, किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए उसका ध्यान रख। तो इसलिए तूने तुझे पढ़ने नहीं भेजा, तो सीधा चला जा, सुबह शाम जो हो सके काम कर, या पाठशाला और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके बाद जरा ज्यादा बच्चे हो गए हैं इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। दादा ने उत्तर दिया, मैंने मना कब किया है जी, इसको सारा गलत सलत आदत पड़ गई है, इसलिए पाठशाला से निकालकर जरा नजरों के सामने रख दिया है। कैसी आदतें, चाहे जैसी, यहाँ वह कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, कभी सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, खेती और घर के काम में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हमला बोल दिया, चोरे छोकरे, जी नहीं, कभी नहीं। एक बार मेले में पटापर पैसे लगा दिए थे। दादा कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते, इसके खेत पर गोबर बीन कर माँ से कंडे थपा लिए थे, उन्हें बेचकर कपड़े बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा में गया था, मैं भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। अब यह सब बंद कर, सिर्फ पढ़ाई में मन लगा, न पास हुआ है कभी। जी नहीं, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा। अच्छा अच्छा, तू अब घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी मैं उठ खड़ा हुआ। निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एकाध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एकाध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात को पढ़ना लिखना बंद कर देना क्या, या कहते हैं भेज देता हूँ कल से, देखते एकाध वर्ष में कुछ सुधार हो जाते तो। दादा ने मन मान कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया कि पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते खेत पर आते हो जाना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे जाते ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखना, सीधे खेत पे आकर घंटा भर दौड़ चलाना, और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर रहेगा? हाँ।
खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा ना। यदि नहीं आया तो उसी दिन देख, गांव में जहां मिलेगा वही गुजरता हूँ। नहीं तो ये तेरे ऊपर चढ़ने पड़ने का भूत सवार है। मुझे मालूम है बारिश का नहीं होने वाला है। दादा बार बार कुर कर रहा था। मैं गर्दन नीचे करके खाने लगा। रात होते पाठशाला फिर शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी बस भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल रखते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। मैं उसे मजे सहन कर लेता था। दोपहर की कड़ी धूप का समय पाठशाला की छाया व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर 5वीं में जाकर बैठने लगा। इससे नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। 5वीं का आधी रजिस्टर में लिख दिया गया रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के दो लोगों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ कैसे मिल के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उनके साथ बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने पर जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबें पुरानी कॉपियों का कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्होंने ले आया था। बस अड्डे पर कोई लगा अपनी पोटली संभाले इसी के इंतजार में जैसा बैठा होता है, उसी तरह मैंने अपनी पढ़ाई की पूरी धरोहर संभाले बैठा था। क्या नाम है मेहमान नया दिखाई देता है या गलती से कक्षा में आ बैठे हो। कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती जवान के लड़के के सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी ही है। बालमुड़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। देखा देखा तुम्हारा गमछा, कहते कि उसने मेरा गमछा खींच लिया। गमछा गमछा अर्थात पतले कपड़े का एक तौलिए जैसा कपड़ा होता है, उसे कहते हैं गमछा। अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में एक खींचतानी होगी और फट जाएगा। मन में सोचकर रुआसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। लड़के ने अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर सिर पर हाथ फेरते हुए भूख की आवाज की। इतने में मास्टर जी आ गए और वह गुंडा छट से अपनी जगह पर जाकर बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धड़कन होने लगी। रनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा किसका है रे। मेरा मास्टर तू कौन है। मैं जकाती पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा लिया पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा यहाँ क्यों रखा मूर्खों की तरह। मैंने रखा मास्टर। उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। यह जवान का बच्चा बिना बात के उधर तक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में पूछताछ की। बामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा। पूरी छुट्टी होने से पहले उठाई नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवे एक बच्चे खुले दिन में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते वैसे ही मेरा हाथ हो गया। पहली मेरी पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। अरे आते समय सोच रहा था लड़के मेरी खुली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो कैसे निभाऊंगा। नहीं जाऊंगा पाठशाला में। इससे तो खेलते ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वो मुझसे भी कमजोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब एकदम पढ़ाई पढ़ाई जैसी लगने लगी है। अपना वहाँ कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं ममता फिर पाठशाला चला गया। माँ के खुद से पढ़कर एक नई टोपी, 2 नाड़ी वाली चड्डी, मेरे रंग की 8 दिन की 8 दिन में मंगवाली। पहनकर पाठशाला में धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू किया। धीरे लोगों से परिचय पड़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा के अध्यापक के बीच में आए थे। प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा लगाते थे। पीठ पर एक जो बैठते ही लड़का फूंक मारने लगता था। लड़कों के मन में उनकी बड़ी दहशत बैठी हुई। दहशत अर्थात डरते थे लड़के।
मास्टर जी से, जिसके कारण उद्यम करने वाले लोगों को प्राय मौका नहीं मिलता था, पढ़ने वाले लोगों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, एक आध सवाल गलत हो जाता तो भी अपने पास बुलाकर समझा देते, एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो उसे वहीं ठोक देते, इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीफ था, पतला पतला के बड़ा होशियार था, उसके सवाल हमेशा ही सही निकलते थे, स्वभाव से शांत था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता, घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था, हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास, अच्छा में उसका सम्मान था। मुझे लगा मेरी अपेक्षा छोटा लगता था, मैं उससे पहले 5वीं पहुंच गया था, गलती से पिछड़ गया हूँ, इसलिए मास्टर कक्षा मॉनिटर मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता कि मुझे 2 महीने की 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह से पास होना है, कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की अपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में पूरी है, यह नहीं मालूम होना चाहिए, यह नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों का मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा। बसंत पाटिल की तरफ पढ़ाई का काम करने लगा था, मैं अपनी किताबों पर अखबारी कागज कवर चढ़ा दिए, बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, कुछ न कुछ पढ़ने बैठता, यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो दूसरे दिन वैसे ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा, सवाल सही होने लगे। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ एक तरफ से और दूसरी तरफ से मैं लोगों के सवाल जांचने लगा, इसी कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई, एक दूसरे की सहायता से कक्षा में मामूली काम साफ करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे, मुझे पहली बार आनंदा कहकर पुकारा, माँ कभी आनंदा कहती परंतु बहुत कम। मास्टर के अपनेपन की व्यवहार के कारण बसंत की दोस्ती का पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। नवाज सौंदेलकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे, पढ़ाते समय स्वयं रम जाते थे, वे कविता को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते सुनाते थे, सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके साथ। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ उन्हें अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी, कंठस्थ अर्थात अच्छी तरह से याद थी। उनके छंदों की लय गति ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे, वे एक आध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव वर्णन कराते, भाव अर्थात भावार्थ भी कराते थे। कविता पढ़ने के साथ पहले कविता पढ़ाते तो उसका जो है भावार्थ भी कराते थे। बीच बीच में कवि यशवंत प्रभाव बोलकर भरत आने गिरीश केशव कुमार आदि के साथ मुलाकात का संस्मरण भी सुनाते थे। मुझे याद आ गई तो अपनी एक आध सुना दीजिए। यह सब सुनते हुए अनुरोध करते कि मुझे अपना ध्यान नहीं रहता, अपनी आंखों कानों को प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोक कर मास्टर के हाव अपनी गति चाल और रस पीता रहता। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए रोज जलाते हुए अकेले में खुले गले से सारी कविता मास्टर जी की हावा यति गति यति गति यति गति कविताओं में यति और गति होती है, जहाँ पर पूर्ण विराम अर्ध विराम लगे होते हैं उनको यति और गति होते हैं, और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अंतर करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा उन्हें करता था। क्यारियां पानी से कब की भर गई हैं इसका ध्यान भी नहीं रहता था। मास्टर जी की चार दूसरी कविता भी पढ़ी जा सकती थी, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, पहली रोज चलाते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए। अकेलापन बहुत भटकता था, किसी के साथ बोलते हुए गपशप करते हुए हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था, हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था, लेकिन अब अकेलेपन से खूब नहीं होती, मैं अपने आप में खेलने लगा। उल्टा तो अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई सके, किसी भी तरह अभिनय किया जा सकेगा, कविता को गाते खुद करके नाचा जा सकता था, मैं सचमुची नाचने लगता। अनेक कविताओं खुद की चाल में गाना शुरू कर दिया। अनंत काणेकर की कविता जिसकी पहली पंक्ति याद है, चांद रात पसरिए पांडवी गाया धमनी भी, मैंने मास्टर जी की चाल से अलग अलग चाल दिखाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। यह गाना केशव पंडित जाति के नाम से छंद में था। इस कविता मास्टर जी ज्यादा अभिनय के साथ गाते थे, चेहरे पर कविता का भाव उनके प्रकट होता था।
मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उनकी छठी कक्षा के सभी लड़के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के समारोह में भी से गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। उनके अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और संस्मरण बताया करते थे, जिसके कारण कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। बहुत बार सवेरा होने तक धीरज छूट जाता तो मैं रात में मास्टर की घर जाकर कविता लिखा था, खुद भी लिखने लगा और ये शाबाशी मिलती। फिर कभी कभी जो कविता शास्त्र पर एक पूरी महत्व हो जाती, बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का प्रयोग कविता के किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाना है, उसका लयक्रम कैसे देखें, अलंकारों की शुद्ध मात्रा कैसी होती है, अलंकारों का भी एक साथ होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध बताते रहते, उनके प्रति अपना अपनापा अनुभव होता। मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कवि संग्रह देते, नई नई कविताएं सुनाई, लगा ढेर कविताएं बनाऊं। फिर तो सारे दिन मेरी कोशिश चलती। इन बातों से सौंदर्यकर मास्टर जी के बहुत नजदीक पहुंच गया। अनजाने मराठी भाषा सुनने लगी, लिखते समय सचेत रहने लगा, अलंकार छंद मिलाया जाकर सूक्ष्मता में देखने लगा, शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। जूझ शीर्षक के औचित्य पर नायक था इसका, वो था आनंद। इस पाठ के जो शीर्षक थे, तो शीर्षक था जूझ, जिसमें मुख्य नायक जो रहे उनका नाम था आनंद यादव। आनंद यादव नाम के जो थे वो इस पाठ के मुख्य नायक रहे, जिन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई के लिए संघर्ष किया और उसके बाद उसमें कक्षा में पीछे रह गए, काफी मेहनत की और सफलता प्राप्त की, कविता और छंद में और कविताएं लिखने लगे और एक अच्छे कवि के अनुसार तरह से उनको कविता, लय, छंद, अलंकार, पूरे व्याकरण पर और मराठी कविताओं पर अच्छी पकड़ प्राप्त हुई, जिस बालक ने अपनी पढ़ाई के लिए प्रयास किया था। और इसके बाद आपकी अगली क्लास में इसके प्रश्न उत्तर पर बात करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।